हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया होता क्या है? डिस मतलब डिफ़िकल्टी, मेनोरिया मतलब कि मिनिस्टर के समय जो पेन होता है उसी को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। पेनफुल क्रैम्पिंग सेंसेशन होगा कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन में। उसके साथ कुछ अलग भी सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि स्वेटिंग आना, टैकीकार्डिया, हेडेक, नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया और ट्रिमोलसनेस। ट्रिमोलसनेस मतलब होता है शिवरिंग जैसी फीलिंग आएगी। मतलब डिस्मेनोरिया में सिर्फ आपको पेनफुल क्रैपिंग नहीं होगा, इसके अलावा कुछ अदर बायोलॉजिकल सिम्टम भी देखेंगे, जैसे कि बहुत पसीना आ रहा है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है या शिवरिंग जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये कब होता है? तो ये मेंस के जस्ट बिफोर या ड्यूरिंग मिनिस्टर के टाइम भी होता है। डिस्मेनोरिया को हम मेनली दो क्लास में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कहने का मतलब है जो पेन हो रहा है ना, वो सिर्फ मिनिस्टर के टाइम में हो रहा है, इसका कोई भी अदर पैथोलॉजिक कारण नहीं है, मतलब पेल्विक डिजीज के कारण कोई भी इसका लेना देना नहीं है। सेकेंडरी, इसमें पेल्विक कंडीशन एसोसिएटेड होता है और पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकता है पेल्विक पेन का। ठीक है, ये जो प्राइमरी है ना, ये मेनली इंडोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण ही पेन होता है, और ये मेनली 20 ईयर्स से पहले वुमेन में होता है, लेकिन सेकेंडरी 20 ईयर्स के बाद। मतलब अगर आप देखिए कोई वुमेन है जिसका एज कितना है, 25 साल है, तो उसमें आप ज़्यादा चांसेस क्या होंगे? सेकेंडरी मेनोरिया होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइमरी होगा ही नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं? सेकेंडरी के। अगर कोई लड़की है, उसका एज है 18 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें ज़्यादा चांसेस किसके होने के हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया के। रिस्क फैक्टर, ये ओवरऑल रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर ऑफ डिस्मेनोरिया। अगर कोई वुमेन है जिसका एज 30 साल से कम है, ठीक है, BMI 20 से कम है, मतलब कि ये मालन्यूट्रिशन के केस में ज़्यादा होगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, स्टेलाइजेशन है, पहले से उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्सॉर्ट हुआ था, या हैवी स्मोकर है, तब ये जो डिस्मेनोरिया है उसके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो ये जो रिस्क है उसको कम करता है? तो जैसे कि कम एज में माँ बन जाना, ज़्यादा पैरिटी, हायर पैरिटी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा बच्चे होना, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब क्या करता है? रिस्क फैक्टर को कम करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? रिलेशनशिप क्या होता है मेनिस्ट्रेशन और मेनिस्ट्रल साइकिल में? मेनली जो रिलेशन है वो है सिवियरिटी ऑफ डिस्मेनोरिया और कितना मेनिस्ट्रल फ्लो का ड्यूरेशन है, मेनिस्ट्रल फ्लो में कितना अमाउंट आ रहा है ब्लड का, और ये कब स्टार्ट हुआ है, ये सब पे डिपेंड करता है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में मेनली मदर और सिस्टर को डिस्मेनोरिया होने के ज़्यादा चांस है, मतलब मदर को होया हुआ है तो उसकी डॉटर को भी होने का ज़्यादा चांस है। इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी जो होता है ना, वो 75% लोगों में देखा जाता है। चलिए अब आते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला इसका पैथोजेनेसिस। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, इसका पैथोजेनेसिस जानने से पहले ये जान लीजिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है। ये एक नेचुरल केमिकल है जो हमारे शरीर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये मेनली हमारे लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जब ओवरी की बात कर रहे हैं तो ये लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में प्रेजेंट होता है। हमारा जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो एसोसिएटेड होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो F2 अल्फा है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाना।
इसके कारण क्या होता है, अगर ये इंक्रीज कर जाता है तो सिम्टम ऑफ डिस्मेनोरिया दिखने लगते हैं। क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो यूट्राइन का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना, बहुत क्रैम्पिंग, जो मरोड़ आ जाता है ना पेट में, वो और भी सिम्टम। तो ये मेनली कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एराकिडोनिक एसिड क्या करता है, जो एराकिडोनिक एसिड है ना, जो हमारा स्किन में बना हुआ होता है, वो प्रिकर्सर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन का, जो मेनली बढ़ जाता है इंडोमेट्रियम में जब ओवेरियन साइकिल होते हैं। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2A में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 में, ल्यूकोट्राइन्स में, जो मेनली हमारा जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसको इंक्रीज कर देता है। तो ड्यूरिंग मेंसेज ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाने के कारण यूट्राइन ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण इस्कीमिया होती है, और जिसके कारण जो हमारा पेन फाइबर है वो सेंसिटाइजेशन हो जाता है, और जिसके कारण हमें पेन फील होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या देंगे जो इसको प्रोड्यूस करता है, तो मेनली कॉक्स साइक्लो ऑक्सीजनेज के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इनहेबिट कर देंगे। तो जब भी ऐसा डिस्मेनोरिया हो तो हम क्या देते हैं, कॉक्स ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, जो मेनिस्ट्रल फ्लूइड, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल है ना, उसको डिक्रीज कर देता है, और जिसके कारण पेन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या, मैंने इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड MRI के द्वारा, जो मेनली दिखाता है कि मायोमेट्रियम में कितना चेंजेज हुआ है और ब्लड फ्लो कितना डिक्रीज हुआ है। ये मेनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2 अल्फ़ा है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स C2, इसको प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, ये अफेक्ट करता है अदर ऑर्गन को भी, जैसे कि बॉल मूवमेंट, और इसके कारण क्या हो सकता है, नौसिया, वोमिटिंग या डायरिया होने का डर है। अगर सिवियरिटी देखें तो इसको 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक तो नन नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सबसे ज़्यादा जो होता है वो माइल्ड देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब क्या है डायग्नोसिस तो मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे ही डिपेंड होता है। इसमें मेनली क्या कंप्लेन मिलेगा, तो पेट में क्रैम्पिंग हो रही है, मिड लाइन में लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, जो मेनली जब मेंस्ट्रुएशन होता है ना, उसके साथ ही ये बिगिन हो जा माने स्टार्ट हो जाता है, और ये पेन मेनली सीवियर हो जाता है, और लो बैक और थाई भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो पेन है ना, ये अपने आप सही हो जाता है 12 से 72 घंटे में। ये जो पेन होता है ना, ये सिर्फ मेंस के टाइम में होता है और कभी नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज करते हैं वो सिर्फ ओवुलेटरी साइकिल के टाइम में इंक्रीज करते हैं। और इसके साथ साथ आपको डायरिया, हेडेक, फैटिगी और मलेस देखने को मिलेगा। तो ये होता कैसे, चलिए इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो कॉर्पस लुटियम है वो रिग्रेस करता है, जिसके कारण क्या होगा, ओवुलेशन के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन क्या होंगे, कम होंगे, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ेंगे, और इसके कारण मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और इसके कारण क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो कम होगा, जिसके कारण इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया होगा तो फिर पेन होगा, क्योंकि यूट्राइन एक्टिविटी बढ़ जाता है, यूट्राइन इस्कीमिया होता है, और जो मेनली सेंसिटाइजेशन होता है कौन से फाइबर का, पेन फाइबर का। ठीक है, इसमें मेनली जो पेल्विक एग्जामिनेशन है ना, वो नॉर्मल होंगे, कोई भी लेबोरेटरी और इमेजिंग एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट तो पेशेंट को एडुकेट करेंगे, रीएश्योर करेंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या है, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है, जो डिक्रीज करता है डिस्मेनोरिया को। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी मेनली यही होता है। अगर हीट यूज कर रहे हैं तो लोअर एब्डोमेन पे हीट अप्लाई कीजिए, ये नहीं कि हीट लिए अप्लाई कर दिए। जैसे कि वो बैग होता है ना, बैग में आप हॉट वाटर डालिए और अपने एब्डोमेन पे रखिए। ठीक है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिहेवियर में चेंज कीजिए, रिलैक्स होइए, ट्रेनिंग कीजिए डिस्मेनोरिया का कि कैसे सही करना है, क्या नहीं करना है। लमाजे एक्सरसाइज कीजिए, हाइप्नोथेरेपी कीजिए, इमेजिनरी ये कीजिए, कोपिंग स्ट्रेटेजी कीजिए, कैसे बच सकते हैं अपने आप को डिसेंसिटाइज
प्रोसीजर को अपनाइए। विटामिन और डाइट लेते रहना चाहिए, क्योंकि डाइट और विटामिन थेरेपी भी बहुत बेनिफिशियल है। लो फैट खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल पेन को कम करता है। विटामिन ई, विटामिन B1, B6, फिश ऑयल सप्लीमेंट और जापानी हर्बल कॉम्बिनेशन भी फ़ायदा करता है। सबसे पहले जो हमारा यूट्रस है ना, उसका लाइनिंग एराकिडोनिक एसिड का बना होता है। ये एराकिडोनिक एसिड मेनली दो पाथवे में जाता है। एक तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और दूसरा लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। लिपोऑक्सीजनेज पाथवे का भी काम नहीं है, मेनली साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे। ये भी दो तरह का होता है, COX-1, COX-2। ये प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स G2, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 प्रोड्यूस होता है। उसके बाद टिश्यू स्पेसिफिक के अनुसार D2, E2, F2 अल्फा, I2 जिसको प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा यूट्रस में है, जिसके कारण हमारा डिस्मेनोरिया होता है, वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2 अल्फा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो एनसिड है, सबसे जो मेन थेरेपी होता है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हम एनसिड देते हैं। ये एनसिड क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स G2 से प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 बनने ही नहीं देता। जब ये H2 बनेगा ही नहीं, तो फिर हमारा ये जो F2 अल्फ़ा है वो कैसे प्रोड्यूस होगा? ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए अब आते हैं, देखिए जो ये एनसिड है ना, जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए। ये जो एनसिड है वो क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज को इनहिबिट करता है, जिसके कारण जो सिम्टम है डिस्मेनोरिया के, उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है। दूसरा, कंबाइंड कंट्रासेप्टिव। ये मेनली बना हुआ होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों से। जैसा कि अभी आपने देखा, प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण ही मेनली हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो एक्टिवेट होता है। तो जब अगर हम उसको आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन देंगे, तो ऑलरेडी है कि हमारा जो सिम्टम्स है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का, उससे क्या होगा? रिलीफ होगा। ठीक है। सिर्फ प्रोगेस्टिन भी दे सकते हैं, जिसमें कि डिपोट मेड्रो ऑक्सी प्रोगेस्टेरियन होगा। ठीक है। इसमें हम टोकोलाइटिक भी देते हैं। टोकोलाइटिक क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो टोकोलाइटिक है, इसको एबिलिटी है कि जो यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहा है उसको ये ब्लॉक कर सके। तो ये भी एक ट्रीटमेंट बन सकता है हमारा डिस्मेनोरिया का। अदर ट्रीटमेंट, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, जो मेनली क्रोनिक पेन पे दिया जाता है। एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर भी इसमें मेनली मैनेजमेंट में हेल्प करता है। नहीं तो फिर लूना, लैप्रोस्कोपिक यूटेराइन नर्व ऑपरेशन, जो नर्व से जाता है ना पेन वाला, उसको ही क्या करो? ऑपरेशन कर दो, जो भी मेनली यूज होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। चलिए अब आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसके कॉजेज और इसके मैनेजमेंट को जानते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेकेंडरी में मेरा मेनली पेल्विक डिजीज इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एनसिड का या कॉन्ट्रासेप्टिव का या कॉम्बिनेशन थेरेपी का, तो वो मेनली क्या माना जाता है कि इनको प्राइमरी डिस्मेनोरिया नहीं है, इनको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो आप देखते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। तो पहला कॉजेज क्या है? गायनेकोलॉजिक पैथोलॉजी, मतलब गायनों में कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, नन गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर, जिसके कारण पेल्विक पेन हो रहा है। तो चलिए पहले जो गायनेकोलॉजिक पैथोलॉजी है उसको बताते हैं। इसमें क्या होता है? सर्विकल स्टेनोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस, ये सारे के बारे में डील करेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेल्विक इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन, यूटेराइन पॉलिप्स और फिब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट और मास, पेल्विक कंजेशन, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टेड मुलेरियन मेलफॉर्मेशन। जो नन गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर है उसमें आ जाएगा मेंटल हेल्थ इशू, जैसे कि सोमेटाइजेशन, डिप्रेशन, ड्रग सीकिंग बिहेवियर, ओपियोइड डिपेंडेंसी, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज। बॉल डिजीज़ के कारण भी मेनली देखने को मिलेगा इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, बॉवेल डिजीज, सीलियक स्पूरे, लैक्टोज इंटॉलरेंस, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज,
यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरस्टिशियल सिस्टिसिस और नेफ्रोलिथियासिस, ये सब के कारण मेनली होता है। अब चलिए इसका एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला क्या था, सर्विकल एस्टिनोसिस। इसमें होता क्या है, तो जो हमारा सर्विकल कैनाल है ना, उसमें नैरोइंग आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा सर्विकल कैनाल है, ठीक है, तो इसमें नैरोइंग आ जाएगी, मतलब इसका जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा, सीवियर नैरोइंग आ जाएगी। और मेनली कहाँ पर, तो इंटरनल ओएस। अब इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस क्या होता है, इंटरनल जहाँ पर यूट्रस की तरफ से आता है उसको इंटरनल कहते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर की ओर रहता है। तो इंटरनल ओएस में मेनली क्या आ जाती है, एस्टिनोसिस आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रॉब्लम होता है। और जिसके कारण क्या होता है, इंट्रायूट्राइन प्रेशर बढ़ जाता है मेंसेस के टाइम में। ये रेट्रोग्रेड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है थ्रू फैलोपियन ट्यूब इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में टेक प्लेस, मतलब कि इसके कारण क्या हो सकता है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, मतलब नीचे की जगह ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ जा सकता है, पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है। तो ऑरिजिन ऑफ सर्विक स्टेनोसिस में भी कंजेनाइटल और सेकेंडरी टू सर्विकल इंजरी। ये दो तरह का होता है, या तो कंजेनाइटल होता है या कोई सर्विकल इंजरी हुआ है उसके कारण हो सकता है। सर्विकल इंजरी, सेकेंडरी टू सर्विकल इंजरी कहने का क्या मतलब है, जैसे कि इलेक्ट्रोकॉतरी, कायरोकॉतरी या ऑपरेटिव ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि कोनिजेशन, तो ये सब में मिले सर्विकल स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री में आप क्या पूछिएगा, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, बहुत कम होता है, सीवियर क्रैम्पिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, और इसमें क्या होगा, तो हेमेटोमेट्रा और पायोमेट्रा भी। हेमेटोमेट्रा मतलब कि यूट्रस में क्या होता है, ब्लड जमा हो जाता है। पायो मतलब पस होता है, तो यूट्रस में क्या होगा, आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस, तो जब हम एक्सटर्नल ओएस को देखेंगे ना, तो उसमें स्कार जैसा दिखेगा, और जब वहाँ से हम ये प्रोब पास करेंगे फ्यू मिलीमीटर का, जो नॉर्मली चला जाता है, लेकिन जब ये सर्विकल स्टेनोसिस होगा तो वो पास नहीं कर पाएगा। कब, तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल के प्रोफरेटिव स्टेज में। उसके बाद दूसरा, जब हम ये इंटरनल ओएस को देखेंगे तो उसमें मेनली क्या होगा, ये तो पास नहीं कर पाएगा। दूसरा, जब हम इसका क्या करवाएंगे, हिस्टेरो सल्पिंगोग्राम करवाएंगे, इसका ग्राफी में देखेंगे तो उसमें कैनाल में आपको थीन पतला स्टिंगिंग अपीयरिंग होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भरा भरा है इस तरह से, ठीक है। ट्रीटमेंट, तो पहला क्या है, सर्विक्स तो नैरो हो गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटे करते हैं विद द प्रोग्रेसिव डायलेटर देकर, ठीक है। और क्या करते हैं, अगर सर्विकल स्टेनोसिस मान लीजिए इसको करने के बाद दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसी को फिर से रिपीट करेंगे। प्रेगनेंसी और वेजाइनल डिलीवरी, इसमें मेनली क्या होता है, हम ज़्यादा दिन तक क्योर करना पड़ता है इसमें। अब क्या है, ट्रांसेक्टिंग द बैंड एंड रिमूविंग द पॉलिप्स कम्प्लीटली रिलीव द डिस्मेनोरिया, सी है नो फर्दर सिम्टम आफ्टर 3 years। मतलब ये बैंड को हटाना, पॉलिप्स को रिमूव करना, ये सब से जो हमारा डिस्मेनोरिया है वो पूरी तरह सही हो जाएगा, और उसके बाद 3 साल के बाद कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा। अब आते हैं इक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू। आपको एक टर्म पता होगा, इंडोमेट्रियासिस। इंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, इंडोमेट्रियोसिस। जैसा कि हमें पता है हमारे मायोमेट्रियम में 3 लेयर होते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर को इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। नॉर्मल फिनोमिना में क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम मेनिस्ट्रुअल साइकिल के समय, मेनिस्ट्रुअल साइकिल कहने का क्या मतलब है कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल तो बाद में होता है, पहले ओवुलेशन के लिए एग का वेट करता है और अपने आप को थिक बनाता है। और यही थिकनेस जब अगर मान लीजिए कि ओवुलेशन नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो 14 दिन पे ये अपने आप को सेद कर देता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसा ही होता है इंडोमेट्रियोसिस में। इसमें सेम इंडोमेट्रियम बनता है, लेकिन वो यूट्रस का इनर लेयर नहीं होता, वो कहीं और बन जाता है, या तो यूट्रस के बाहर या फैलोपियन ट्यूब के बाहर,
कहीं और लेकिन यूट्रस में नहीं, तो उसको कहेंगे इंडोमेट्रियोसिस। इसका जो फंक्शन होता है ना, सेम इंडोमेट्रियम की तरह होता है कि जब वो 14 दिन होगा, 14 दिन तक ये अपने आप को ठीक करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अपने आप को सेट अप कर देगा। लेकिन यूट्रस में तो है कि वो वेजाइना, सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियम नया बना है जो अपने आप को सेट अप कर रहा है, वो तो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसका ब्लड अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि पेल्विक पेन, साइक्लिक पेन क्योंकि ये साइकिल पे हो रहा है, डिस्पेरिन्यूरिया, इनफर्टिलिटी, बॉल या ब्लेडर डिसफंक्शन। और इसमें मेनली फाइंडिंग में क्या मिलेगा, तो आपको यूटेरोसेक्युलर लिगामेंट मिलेंगे, नोड्यूल्स मिलेगा, वेजाइना ये सब पे क्या मिलेगा, एंडोमेट्रियोसिस मिलेगा। सर्विक्स का क्या होगा, थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब एडिनोमायोसिस, इसका मतलब क्या होता है, हमने इंडोमेट्रियोसिस में क्या देखा कि जो हमारा इंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के बाहर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब पे हो सकता है। लेकिन एडिनोमायोसिस में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, इसके 3 लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अब जो ये हमारा इंडोमेट्रियम है वो चला जाता है मायोमेट्रियम में, और मायोमेट्रियम में इसमें 2 तरह का होता है। अगर इसमें ये नोड्यूल्स टाइप का एक बनाएगा तो इसको कहेंगे एडिनोमायोमा। लेकिन अगर ये डिफ्यूज रहेगा पूरे मायोमेट्रियम में, ठीक है, तो इसको कहेंगे एडिनोमायोसिस। इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ इंडोमेट्रियल ग्लैंड एनास्टोमा इन द मायोमेट्रियम। ऐसा क्यों होता है, तो हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लासी के कारण होता है, जिसके कारण इंडोमेट्रियम चला जाता है मायोमेट्रियम में। इसके कारण क्या होता है, हैवी पेनफुल मेंसेज होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं, और यूट्रस क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेवल क्या हो जाते हैं, हायर हो जाते हैं, क्योंकि अब दो जगह से हो रहा है। और क्या हो सकता है, तो इसमें जो हमारा डिस्मेनोरिया होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा। क्यों, क्योंकि लार्जर प्रोडक्ट हो रहा है 6 कीटो प्रोस्टाग्लैंडिन्स F1 का। अब पेल्विक इन्फ्लामेशन में कैसे होता है, तो पेल्विक इन्फेक्शन जो मेनली जैसे कि STI डिजीज होता है, जिसके कारण होता है, जैसे कि गोनेरिया, क्लैमीडिया, ये सब के कारण मेनली पेल्विक क्या होता है, इन्फ्लामेशन कर जाता है या एब्सेस आ जाते हैं। और हीलिंग के साथ क्या होता है ना, इसमें एक एडहेसन आ जाता है, पेल्विक एडहेसन मतलब क्या होता है, सज जाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ एडहेसन का मतलब क्या होता है, ये रियली नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा ओवरी है। अब जब ओवरी अगर फैलोपियन ट्यूब में ऐसे सज जाएगा तो इसी को हम एडहेसन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एडहेसन नहीं है, मतलब सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बताया था। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पेल्विक एडहेसन होता है और ट्यूब क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण पेल्विक पेन होता है। जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ना, वो क्रोनिक पेल्विक पेन करता है 30% वुमन में। इसके कारण क्या होता है वो, और ये जो होता है ना मेनली मेंस के टाइम में बढ़ जाता है, जिसके कारण डिस्मेनोरिया होता है। इन्फेक्शन क्या है, सेकेंडरी भी हो सकता है, जैसे कि किसी को अपेंडिसाइटिस होया हुआ है क्या, या कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज किया हुआ है तो भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें मेनली पेन होता क्यों है, तो कंजेशन के कारण या इदीमा के कारण, जो मेनली नॉर्मल मेंसेस से ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है, अब पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम ये क्या होता है, जैसे कि एक तरह का क्रोनिक कंडीशन है जिसमें वुमेन को क्या हो जाता है, वेरिकोज पता है, जब वेन जो हमारा है, मेनली ब्लड सप्लाई 2 तरह से होता है, 2 ब्लड वेसल से, एक है हमारा आर्टरी, दूसरा वेन। आर्टरी क्या करता है, शुद्ध खून को लाता है, और वेन क्या करता है, शुद्ध खून को हार्ट तक ले जाता है। तो ये क्या होता है ना, जो हमारा वेरिकोज वेन है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, फूल जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्योंकि सही से वेन हमारा फंक्शन नहीं करता है।
तो ये सेम काम होता है हमारा पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में, ठीक है। ये क्रोनिक पेल्विक डिस्कम्फर्ट है, ये अभी नहीं, आराम से धीरे धीरे होता है। और ये कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, कुछ जल रहा है, जो मेनली ज़्यादा देर खड़ा रहने पे या इंटरकोर्स करने पे क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसका इटियोलॉजी हम कैसे जानेंगे, तो इसकी इटियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम वेजाइना का करते हैं, सर्विक्स का करते हैं, ये देखने की लिए कि इसको वेजो कंजेशन है कि नहीं है, यूट्राइन इलाज किया है कि नहीं है, ग्लोबल टेंडरनेस है कि नहीं है सर्विक्स का, यूट्रस का, और एडनेक्सा मेनली पल्पेशन से ये सब देखते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो मेन होता है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हम फिजिकल इमेजिंग भी करते हैं, जैसे कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड, वेनोग्राफी, वेन है ना तो इसलिए वेनोग्राफी करेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे, और कभी कभी लेप्रोस्कोपी भी करना पड़ता है, तो रूल आउट करने के लिए कि ये पेल्विक पेन ही है, ये कॉन्जेशन ऑफ यूट्रस या इरोंगमेंट ऑफ वेरिकोसिटी नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब रूल आउट करने के लिए हम करते हैं क्या, तो लेप्रोस्कोपी। अगर लेप्रोस्कोपी में मेनली जो यूज होता है वो डायग्नोसिस के लिए होता है। इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं हम कि जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वेस्कुलर का, वो उसमें प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का कैसा है, उसका प्रेशर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे, फुल प्रेशर देंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो हमारा ये न्यूमो पेरिटोनियल प्रेशर है वो वेनस प्रेशर से एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट जो डायलेटेड वेन है उसमें रीअपियर होता है कि नहीं ये प्रेशर रिलीज करने पे। तो ऐसे करके हम मेनली चेक करते हैं। इसमें और भी मेनली सिंड्रोम चेक किया जाता है, जैसे कि वुल्वल वेरिसेज, हाइपोगैस्ट्रिक वेन इंसफिशियंसी, गोनाइडल वेनस इंसफिशियंसी, ये सभी हम चेक करते हैं। सिम्टम क्या आएगा, तो वही पेल्विक पेन, डिसयूरिया, डिसयूरिया कहने के मतलब क्या, यूरिन करते समय डिफ़िकल्टी, डिस्मेनोरिया और डिस्पेरिन्यूनिया। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इसका कोई भी स्टैंडर्ड थेराप्यूटिक अप्रोच नहीं अवेलेबल है। ये मेनली क्या कैसे सही कर सकते हैं, तो हार्मोन सप्रेशन करके, लोकल स्क्लेरोथेरेपी मतलब वुल्वल वेरिसेस का क्या करके इलाज करके, एम्बोलिज्म है तो उसको सही करके, तो इस तरह से हम इसको सही करते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ कंडीशन भी बहुत मायने रखता है डिस्मेनोरिया के लिए, तो मेडिकल और सोशल हिस्ट्री भी देखते हैं रूल आउट करने के लिए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, ये होता क्या है, तो सबसे पहले डील करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड आने से पहले जो सिंड्रोम दिखता है, तो इसमें फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर तीनों चेंज होता है। ये क्रोनिक सिंड्रोम है, धीरे धीरे होता है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम दिखते हैं। अब सिम्टम क्या दिखते हैं, तो अगर मान लो फिजिकल की बात करें तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगा, पेट में ब्लोटिंग होगी, हेडेक होगा। बिहेवियर चेंजेस की बात करें तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वुमेन टेंशन में रहेगी, डिप्रेशन में रहेगी। ये मेनली होता कब है, तो जब ओवुलेशन स्टार्ट होता है तब, इसलिए इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए जब वुमेन जिसको मेंस्ट्रुएशन होते रहता है उसका नॉर्मल माना जाता है ये मूड स्विंग करना या चिड़चिड़ापन आ जाना, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। दूसरा टर्म है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम। ये क्या है, ये भी पीएमएस की तरह ही है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की तरह है, लेकिन ये सीवियर केस है। जैसे कि ये माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम दिखते थे, इसमें कैसे सिम्टम देखेंगे, सीवियर सिम्टम देखेंगे, मेनली बिहेवियर और इमोशनल में, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो ज़्यादा होपलेस हो जाती है, ज़्यादा टेंशन लेती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, मूड स्विंग करता है, ये सब मेनली देखने को मिलता है। लेकिन ये कब होता है, तो 1 या 2 सप्ताह पहले ओवुलेशन के। तो अगर इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो पीएमएस और पीएमडी दोनों सेम ही हैं, लेकिन ये क्या है, माइल्ड और मॉडरेट इसमें सिम्टम देखते हैं और इसमें सीवियर सिम्टम देखा जाता है। ये ओवुलेशन के समय में होता है और ये ओवुलेशन से 2 या 1 वीक पहले होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
अब जो कह रहा है कि जो एवरेज ऑनसेट होता है ना ये दोनों का, वो कब होता है, तो 26 ईयर। ठीक है, कब होता है, 26 ईयर। और ये दोनों जो सिम्टम हैं ये मेंस ख़त्म होने के बाद ये रिजॉल्व हो जाते हैं अपने आप। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, मेंस ख़त्म होते हैं, इसके सिम्टम भी क्या होते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर रिस्क पूछे, रिस्क फैक्टर पीएमएस के लिए, तो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मदर का पहले ही आ चुका है, कोई साइकाइट्रिक इलनेस है जैसे कि मूड या एंजाइटी डिसऑर्डर, अल्कोहल अब्यूज करने का हिस्ट्री है, या क्या हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, तब ये सब सिम्टम देखते हैं। या जो वुमेन है उसको अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, जो मिनार्की है जिस एज में होना चाहिए उससे पहले हो चुका है, जो वुमेन है वो ज़्यादा कैफीन या अल्कोहल पीती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, जिसका बीएमआई ज़्यादा है मतलब मोटी ज़्यादा है, ये सब रिस्क फैक्टर होता है पीएमएस सिम्टम का। तो ये अब कह रहा है कि जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है उसको DSM-5 के अनुसार क्या डायग्नोसिस क्राइटेरिया है, तो मेनली इसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया बहुत हैं, तो उसको पहले बाद में बताएंगे। पहले ये जो अभी जो सिम्टम ये सब पढ़ रहे हैं उसको डील करते हैं। तो जो अभी पीएमएस हो या पीएमडीडी पढ़ रहे हैं तो उसका अगर सिम्टम बोले तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये हेडेक होंगे। साइकोलॉजिकल सिम्टम में क्या हो सकता है, फैटिग, इरिटेबिलिटी, टेंशन, मूड चेंज, डिप्रेशन, ये सब देखने को मिलता है। और जो डिप्रेशन है ना ये कॉमन कंप्लेंट होता है दोनों में, पीएमएस में भी और पीएमडीडी में भी। कॉज क्या है, तो इसमें मेनली कॉज होता है इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इंडोजीनस हार्मोन एलर्जी, हाइपोग्लाइसीमिया, विटामिन B6 डिफिशियंसी, प्रोलैक्टिन का एक्सेस हो जाना, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक्टिविटी इनअप्रोप्रिएट हो जाना, ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज लेवल है वो बढ़ जाना, इंडोर्फिन मलफंक्शन हो जाना, ये सब मेनली इसके काम है जिसके कारण मेनली ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जो मेनली ऐसा सोचा जाता है ना कि प्लेटिनम ट्रिटिनियम लेवल, इमिप्रामाइन बाइंडिंग साइट, ये सब रिड्यूस हो जाता है जो पर्सन सफरिंग होते हैं डिप्रेशन से। तो इसलिए कहा जाता है जिनमें लोअर प्लेटलेट ट्राइटियम लेवल, इमिप्रामाइन बाइंडिंग है वो मेनली उनको डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है जिसको पीएमडीडी होते हैं, और ये मेनली लेट लुटियर फेज में देखा जाता है। अब जिनको डिप्रेशन है उनमें गावा क्या होंगे, बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि गावा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वही कह रहा है बीटा एंडोर्फिन और गावा न्यूरोट्रांसमीटर मेनली देखा जाएगा। तो ये कैसे देखा जाएगा, तो ये मेनली आपको पता है डिप्रेशन में जो एक्साइटेटरी एजेंट होते हैं जैसे कि डोपामिन वो कम होते हैं, लेकिन जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसको गावा कहा जाता है वो ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेग्निडायोल भी क्या होता है, कम हो जाता है पीएमएस में। पीएस में मेनली आपको देखने को मिलेगा कि जो एंजियोलाइटिक मेटाबोलाइट है ना वो ल्यूटियल फेज में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे उनके लेवल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें ये बहुत ज़्यादा मूड सिम्टम चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मूड चेंजेस देखने को मिलेगा जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि जो प्रेग्निडायोल है ना ये गावा ए रिसेप्टर को इन्हेंस करता है, और गावा बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान डिप्रेशन में जाएगा। अब बीटा एंडोर्फिन ये प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है देखा जाता है, जो मेनली लोअर हो जाता है पीएमएस पेशेंट में, और ये अपने आप ठीक हो जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी डे में। कहने का मतलब है कि जब ओवुलेशन पेज होता है तो ये कम हो जाता है, लेकिन जब ओवुलेशन के बाद ये अपने आप 3 से 4 दिन में सही हो जाता है। तो पीएमएस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो 200 मिलीग्राम पर डे दानाजोल देंगे 90 दिन तक। ये कंप्लीट रिलीफ करता है जो अनओवुलेटरी साइकिल है उस समय, लेकिन जो ओवुलेटरी साइकिल में जो 6 दिन का होता है उसमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें मेनली ये जो ट्रीटमेंट है वो ओनली देना चाहिए जब लुटियल फेज हो रहा है।
जो कि दानाजोल कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है पीएमएस के सिम्टम में, ये सिर्फ रिलीव करता है मस्टैल्गिया, मतलब जो पेन होता है ब्रेस्ट में उसमें। तो इससे कैसे रिलीफ मिलेगा? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के कारण से, बायलेटरल सल्पिंगो उफोरेक्टोमी से और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ये सबसे मिली पीएमएस में हमें क्या मिलेंगे? रिलीफ मिलेगा। तो अब इसका समरी देखते हैं। जो पीएमएस और पीएमडीडी है, ये मेनली एसोसिएटेड होता है ओवेरियन के स्टेरॉयड और ओवुलेशन से, जिसमें मेनली न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर चेंजेज होते हैं, जिसके कारण मेनली ये डिजीज होता है। और ये होता कब है? लूटियर फेज में। ठीक है। अब इसका जो मोस्ट इफेक्टिव एविडेंस है ट्रीटमेंट का, वो बेस करता है इसके सीवियरिटी पे। तो हम इसमें मेनली एसएसआरआई एजेंट देते हैं। एसएसआरआई या ऐसा एजेंट देते हैं जो ब्लॉक कर सके इनको ओवुलेशन के समय में। तो जो मेन्स्ट्रुअल फेज होता है ना, पीएमएस और पीएमडीडी का सिम्टम वो मेनली रोल प्ले करता है। जैसे कि ये क्या हो रहा है, एंजाइटी ये सब हो रहा है, तो हम क्या देंगे? एसएसआरआई देंगे सीवियर केस में। और जैसे कि बीटा एंडोर्फिन, गावा, ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम है, ये सब हम मेनली कब देखते हैं? पीएमएस में देखते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस मेनली बेस होता है हिस्ट्री, 2 मेन्स्ट्रुअल साइकिल के बीच के हिस्ट्री पे। वही पता चलेगा कि जब ओवुलेशन होता है उस समय सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और नहीं होता है तो ठीक हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये या तो पीएमएस होगा या पीएमडीडी होगा, मतलब कि कंप्लीट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन पे ये बेस है। ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का? तो वही पीएमएस सबसे पहला, एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, फिजिकल डिसऑर्डर जैसे कि प्रीमेच्योर एग्जासर्वेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डायबिटिक मेलिटस, अनीमिया, ये सब क्या है? इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट डाइट सही देंगे, सप्लीमेंट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, तो इससे क्या होंगे? इसका मेनली सही हो जाएगा। ठीक है। ये इसके ट्रीटमेंट है। और फार्माकोलॉजी के एजेंट में हम एसएसआरआई देंगे किसके लिए? तो पीएमएस के लिए। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एसएसआरआई पीएमडीडी के लिए। ठीक है। अगर एसएसआरआई इनइफेक्टिव हो तो एक एसएसआरआई में बहुत सारे एजेंट हैं, तो अगर एक इनइफेक्टिव हो जाता है तो दूसरा एजेंट दिया जाता है, वो इफेक्टिव होगा। ठीक है। वेनलाफाक्सिन जो एक सेरोटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ये मेनली दिया जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलते हैं? सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्लीप में अल्टरेशन, जीआई में डिस्ट्रेस, सीएनएस में कंप्लेन जैसे कि हेडेक और जिटरनेस देखने को मिलता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा? अल्प्राजोरम। ठीक है। हार्मोनल सप्रेशन में हम मेनली प्रोजेस्टेरोन को क्या करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव भी दिया जाता है, एनसिड भी दिया जाता है ताकि डायरिया ये सब में हेल्प करे। डायरेटिक भी हम देते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी देते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जरी करना हो तो बायलेटरल ओफोरेक्टोमी करेंगे विद और विदाउट हिस्टेरेक्टोमी। ये मेनली एसएसआरआई में ड्रग्स दिया जाता है और डोज के साथ लिखा हुआ है। अब की पॉइंट, जो हमारा प्राइमरी डिस्मेनोरिया है ना, वो पहले 20 साल से पहले होता है, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो मेनली मेन्स्ट्रुअल ईयर में ही होता है। 75% वुमेन को क्या हुआ है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कंप्लेन हुआ है। ठीक है। इसमें से 15% ही क्या है? सीवियर सिम्टम है। इसका ट्रीटमेंट हम एडुकेटिंग या सपोर्टिंग थेरेपी या एनसिड दे के हम सही कर सकते हैं। ये सब प्राइमरी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के। 72% जो सफ़र हैं डिस्मेनोरिया के, उनको पेन रिलीफ हो जाता है। एडुकेशन, सपोर्टिव थेरेपी, एनसिड, ये सब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब क्या करते हैं? सीओसी देते हैं, कंट्रासेप्टिव देते हैं, मेनली ओरल कंट्रासेप्टिव, मेनली डिस्मेनोरिया को सही करने के लिए। ठीक है।
अगर डिस्मेनोरिया एनसीड ओसीएस या इसके कम्बिनेशन से नहीं ठीक हो रहा है तो हम इसके पेल्विक पैथोलॉजी में जाते हैं, जो मेनली सेकेंडरी में आता है। ठीक है, अब पीएमएस और पीएमडी अभी बताया। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।